सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय और आप इस नई सीरीज के अंदर आज आप बात करेंगे अरब स्प्रिंग के बारे में। दोस्तों, अरब स्प्रिंग देखा जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक नया टॉपिक है। अरब स्प्रिंग के बारे में इस बार एनसीईआरटी की बुकों के अंदर प्रिंट नहीं है ये चीज़ें, लेकिन ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे जो एक्स्ट्रा टॉपिक एनसीईआरटी बताती है, जो हर साल बच्चों को बताती है कि ये टॉपिक जो है पेपर के अंदर आते हैं। सो दैट इज ये टॉपिक मैं चाहूंगा कि आप इसे डिटेल में समझने की कोशिश करें, बिकॉज अगर हम देखें तो चैप्टर सेकंड के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट जो अभी हो चुका है, चैप्टर सेकंड मतलब द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, चैप्टर का नाम द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी है। एनसीईआरटी में देखें तो चैप्टर सेकंड है हमारा, और एनसीईआरटी के अंदर जस्ट अभी दिस ईयर ही ये नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए हैं, दैट इज विच इज नॉट पब्लिश इन एनसीईआरटी बुक। अगर आप देखें तो सीआईएसएस के अंदर जो रशिया से बहुत सारी कंट्रियां निकली थी, उन कंट्रियों में से कुछ ऐसी कंट्रियां थी जिन्हें सीआईएसएस बोला गया। उन कंट्री के अंदर अरब स्प्रिंग जैसा एक मूवमेंट हुआ था, जिसे मैं अगर कहूं तो मिडल ईस्ट क्राइसिस भी बोलते हैं। वो चीज अरब स्प्रिंग का पार्ट है, एंड दिस इज फॉर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम कि अरब स्प्रिंग है क्या, एनसीईआरटी के अंदर ये एक्स्ट्रा टॉपिक क्यों दिया हुआ है। बहुत सारे टॉपिक हैं तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सभी के लिए एक अच्छी बात ये भी है कि जो भी आपकी वर्ल्ड की सीरीज की जो है क्या कहते हैं एनसीईआरटी, वो हमने पूरी कवर करी हुई है। आप एक एक प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और उसके बाद इंडिया वाली बुक भी जो है वो पूरी कवर हो रखी है, उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। बट अरब स्प्रिंग के बारे में नहीं है, ये इस साल नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे पूरी तरीके से समझें कि अरब स्प्रिंग है क्या। और अगर आपने अभी तक अपनी एनसीईआरटी कवर नहीं करी है पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास की, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पूरी प्लेलिस्ट जाके वॉच आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका देशों के बारे में। ये मैंने स्केचेस से बनाया हुआ था, मैंने क्या मुझे ये मिला था किसी स्टूडेंट के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मिडल एशिया की कंट्री है और उत्तरी अफ्रीका की कंट्री है। तो उत्तरी अफ्रीका की कंट्री में मोरक्को आ जाता है, अल्जीरिया आ जाता है, ट्यूनीशिया आ जाता है, लीबिया आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है, दमिश्क आ जाता है, यमन आ जाता है, सीरिया जैसी कंट्री आ जाती है, लेबनान जैसी कंट्री आ जाती है, इराक आ जाती है। सो ऑल दीज कंट्रीज इज कॉल्ड, ये सारी की सारी कंट्री जो है अरब स्प्रिंग जैसे मूवमेंट से प्रभावित हुई थी। अरब स्प्रिंग मूवमेंट अगर आप देखें तो द अरब स्प्रिंग वाज अ सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, अपराइजिंग एंड आर्म्ड रिबेलियन दैट स्प्रेड अक्रॉस द अरब वर्ल्ड इन द 2010s। कहने का मतलब ये 2010 के बाद में अगर आप देखें तो जनता के द्वारा एक मैं कह सकता हूं सरकार विरोधी विद्रोह था, सशस्त्र विद्रोह था, अपराइजिंग हुई थी, आर्म्स रिबेलियंस हुआ था, जनता सड़कों पे उतर गई थी। सरकार जो चल रही थी उस सरकार को खत्म करने की डिमांड 2010 के अंदर चालू हो गई थी, और जितनी भी अरब की कंट्रियां इससे प्रभावित हुई उसको पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, पॉलिटिकल भाषा के अंदर अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। अब दोस्तों, अरब स्प्रिंग के अंदर जो प्रो डेमोक्रेटिक लोग थे, मतलब जो डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे, जो उनके समर्थक थे, वो बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर अपराइजिंग कर रहे थे। अब अपराइजिंग ज्यादातर लार्जली मुस्लिम कंट्रीज में हो रही थी, जैसे टूनीशिया, मोरक्को, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, बहरीन, लेबनान, ऐसी बहुत सारी कंट्रियां। यहाँ पे ये सीरीज स्टार्ट हुई, और प्रो डेमोक्रेटिक जो लोग थे, जो लोकतांत्रिक समर्थित लोग थे, वो कहने लग गए कि भैया डेमोक्रेसी अभी भी सही तरीके से बिल्ड नहीं हुई है, इसलिए 2010 के बाद इसमें एक नया शब्द बना और इसे अरब स्प्रिंग कहा गया, क्योंकि पतझड़ के मौसम में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। दैट इज वजह से अरब स्प्रिंग की संज्ञा दी गई। इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो ओवरव्यू अगर हम देखें तो द अरब स्प्रिंग वाज अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट दैट लेड द चेंज इन द गवर्नमेंट इन द कंट्री। अगर ओवरव्यू देखें तो लोग चाहते थे कि चल रही सरकारों के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। द अरब प्रोटेस्ट वर डिवाइडेड इनटू ज्योग्राफिकल कांस्टेंट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एज दे ऑल बिगेन अ सिंगल एक्ट ऑफ अ डिफेंस। मेन बात यह है कि हर जहां पे भी जो भी अरब की कंट्रियां थी उनका ज्योग्राफिकल फैक्टर अलग था, और सभी कंट्री के अंदर हर किसी की कोई ना कोई एक डिमांड थी, और सभी की डिमांड कहीं ना कहीं से एक सिंगल एक्ट से शुरू हुई होगी। वो सिंगल एक्ट अगर हम देखें तो कॉस्ट का कारण था, तानाशाह सरकार का होना, इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, सोशल एक्सक्लूजन मतलब वहाँ पे जो जनता थी उसके साथ कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्कार हो रहा था, और सरकार के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ता जा रहा था।
इसकी वजह से ये अरब स्प्रिंग जैसा मूवमेंट हमें अरब की कंट्री में देखने को मिला। सो लेट्स स्टार्ट विद ई पाठशाला चैनल। और अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत होती है यहाँ से। मोहम्मद बोजेजी इनका नाम है। बोजेजी मैंने लिखा है अमर रहे, क्योंकि अरब के अंदर अगर कोई क्रांति करने वाला था तो एक स्ट्रीट वेंडर था। इसकी कहानी टूनीशिया से स्टार्ट होती है। दिसंबर 2010 के अंदर टूनीशिया का स्ट्रीट वेंडर मोहम्मद बोजेजी अपने आप को आग लगा लेता है, जिसका मेन मकसद ये था कि जो स्ट्रीट वेंडर की सब्जियां होती है वो मनमाने ढंग से वहां की सरकार जो है जब्त कर लेती है, अंडर कस्टडी में ले लेती है। और इसी वजह से मोहम्मद बोजाजी ने अपने आप को आग लगा ली। अब कहने का मतलब यहाँ पे कि कोई भी सरकार अगर किसी के जीवन जीने का अधिकार छीनती है और अगर कैसे ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स के साथ इतना गलत व्यवहार करती है, तो सोचिए कितने सारे लोगों के साथ ऐसा गलत व्यवहार हो रहा होगा। सो दैट इज वाई यहाँ पर मेन बात ये था कि दे डिड सो एज मोहम्मद हैज फेल्ड टू ऑब्टेन द परमिट। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो उनकी सब्जियां इसलिए जब्त कर ली थी सरकार के द्वारा, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर कहीं पे अगर स्ट्रीट पे सब्जियां लगाता है तो उसको एक परमिट की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर तो खैर ऐसा नहीं होता कि पुलिस वाले को खिलाया और चलिए 100 रुपये दिन का फिक्स हो गया, महीने का 3,000 हो गया फिक्स, एक सब्जी वाला कैसे न करके दे देता था। पर बाहर की कंट्री टूनीशिया के अंदर में भी ऐसा नहीं होता था। मोहम्मद बोजाजी चाहता था कि मुझे परमिट मिले, पर उसे परमिट नहीं मिल पाया। लेकिन घर को चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वेजिटेबल शॉप भी चला रहा था, लेकिन फिर भी उसकी वेजिटेबल शॉप की जो चीजें हैं वो क्या कहते हैं सीज कर ली थी पुलिस के द्वारा। इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने खुदकुशी कर ली। और ये जो मामला बढ़ा ना, इट लीड द स्ट्रीट प्रोटेस्ट इन द कैपिटल ऑफ टूनिस एंड क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। सबसे पहले ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार जो है आम जनता के पीछे पड़ी हुई है, और एक तो उनको अधिकार देती नहीं है और ऊपर से ऐसे एक्शन भी ले लेती है जिससे बेचारों के राइट्स भी खराब हो जाते हैं। इसलिए टूनीशिया के अंदर, टूनिस वहां की कैपिटल है, वहां पे बहुत तेजी से प्रदर्शन फैला। और यही प्रदर्शन जब कैपिटल में होता है तो आप देखते हैं कि पूरे के पूरी कंट्री में फैल जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत एक छोटे से स्ट्रीट वेंडर से होती है। ये इतने बड़े पैमाने में विद्रोह हुआ कि वहां के राष्ट्रपति जीन अल अब्दानी बेन अली को सत्ता से हटना पड़ता है, जो 20 साल तक टूनीशिया पे शासन कर रहे थे। मतलब वो 1978 के अंदर राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद 2011 के अंदर उनको इस स्ट्रीट वेंडर की इतने बड़े मुहिम की वजह से, इतने बड़े आंदोलन की वजह से, इतने बड़े प्रोटेस्ट की वजह से उन्हें टूनीशिया छोड़ के जाना पड़ा और फोर्सफुली उन्हें सऊदी अरेबिया भेज दिया गया। इसकी वजह से अक्टूबर 2011 में टूनीशिया में हुए पहले संसदीय लोकतांत्रिक चुनाव प्रेरित हुए। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि फिर फाइनली पार्लियामेंट्री सिस्टम आया पूरे के पूरे टूनीशिया के अंदर। यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर, इसकी वजह से अगर आप देखें तो ग्रास रूट मूवमेंट शॉर्ट इंक्रीज सोशल फ्रीडम एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। इसका अंजाम ये निकला कि इस बंदे की वजह से डेमोक्रेसी वहां पे और अच्छी हुई, गवर्नमेंट सिस्टम वहां पे और अच्छा हुआ, लोगों को पार्टिसिपेशन जो इलेक्शन में होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंस हुआ। इसकी वजह से अगर आप देखें तो इजिप्ट के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पर सिमिलर प्रोटेस्ट चला। सिमिलर प्रोटेस्ट ऐसा ही बहरीन के अंदर चला, पहले मिस्र के कोहाया शहर के अंदर, और वहां पे खोया शहर में तिहीर स्क्वायर करके एक जगह है जहां पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ और इजिप्ट की गवर्नमेंट के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। और फिर बहरीन के अंदर भी सेम ऐसा ही हुआ। तो इसलिए लोगों ने एक क्या कहते हैं बैनर बनाया, फर्स्ट टूनीशिया देन इजिप्ट देन लीबिया। और इसकी वजह से सेम यही चीज दूसरी और कंट्री के अंदर भी फैली, क्योंकि अगर आप इजिप्ट के अंदर देखें तो इन इजिप्ट द अर्ली गेन मेड फ्रॉम द आउटर ऑफ द प्रेसिडेंट होशानी मुबारक वर रिवील्ड फॉर following coup played by the defense minister Abdul Fattah el-Sisadi who has remained in the power since 2023। मिस्र में राष्ट्रपति हुसैन मुबारक के अब्दत से प्राप्त शुरुआती लाभ रक्षा मंत्री अबेद फतेह अल सियासी के नेतृत्व में तख्ता पलट के रूप में उलट गया और 2003 में सत्ता पे बने रहे। कहने का मतलब पहले ये थे, इन्होंने तख्ता पलट करा, फिर ये बन गए। और यहाँ पे इसकी वजह से हुआ ये कि लीबिया के अंदर भी जो कर्नल थे, कर्नल मोहम्मद नाम कुछ है इनका, गद्दाफी was overthrown in October 2011 during the worst phase of the civil war in ensuring the conflict was captured and violent executed by the opposition fighters। यहाँ पे मेन बात है कि ये भी काफी समय सत्ता में थे, लेकिन ऐसे मूवमेंट की वजह से ये सरकार ऑफकोर्स अपने ओवरथ्रोन करके आए थे। मतलब कहने का मतलब मिलिट्री की पावर का यूज करके सत्ता पे आए थे और इसलिए यहाँ के लोगों ने भी इनको यहाँ से हटा दिया। लीबिया में लंबे समय तक तानाशाह शासन चल रहा था।
कर्नल मुआर गद्दाफी का। उन्हें अक्टूबर 2011 में गृह युद्ध के सबसे बुरे चेहरे के दौरान उखाड़ के फेंक दिया गया। आगामी संघर्ष में उन्हें विपक्षी लड़ाकों द्वारा पकड़ लिया गया और हिंसक रूप से उन्हें मार दिया गया। कह रहे हो मतलब यहाँ के हेड को ही मार दिया जाता था। लीबिया के अंदर भी हुआ, इजिप्ट के अंदर भी हुआ, और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ये वाला टाइम पीरियड जो था पूरी तरीके से पूरे के पूरे अरेबिया के अंदर, अरब कंट्री के अंदर मैं कह सकता हूं कि तख्ता पलट वाला दौर स्टार्ट हो गया। लीबिया सिविलियन meanwhile suffered significantly during the year of political upheaval with violence on the ground, limited access of food and health। of course ऐसा होगा, किसी कंट्री के अंदर अगर एकदम से ही इतना बड़ा मूवमेंट हो जाए, वहाँ के राष्ट्रपति या जो भी वहाँ का हेड है उसे मार दिया जाए, तो प्रोटेस्ट होना तो कंपलसरी है, और उसकी वजह से भोजन की, खाने पीने की, हेल्थ का इशू होगा ही होगा। To ongoing worldwide refugees crisis which have been seen thousands of flee Libya, most often boat across the Mediterranean Sea with the hope of new opportunity in the Europe। लीबिया के अंदर जब ये कांड हुआ तो बहुत सारे लोग अपने लाइफ की अच्छी तलाश में मेडिटेरियन सी क्रॉस करके इटली की तरफ या यूरोप की कंट्री की तरफ भागना चालू कर दिए, ताकि वहाँ पे उन्हें थोड़ा बहुत जीने के लिए, खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिलता रहे। सो ऑल एंड ऑल अगर हम देखें, सिमिलरली सीरिया के अंदर भी यही हुआ, और इसकी वजह से अरब स्प्रिंग कई सालों तक चलता रहा। और यहाँ पे टर्की, ग्रीस, वेस्टर्न यूरोप, बहुत सारी कंट्री के अंदर मिलिटेंट ग्रुप ISI जो था उसने ऑफकोर्स ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पे इस्लामिक लॉ रहेगा ही रहेगा। सो दोस्तों कॉजेस ये हुआ अरब स्प्रिंग का कि तानाशाह सिस्टम जहाँ जहाँ था सारा का सारा खत्म हुआ। तख्ता पलट बहुत जगह पे हुआ, लीबिया के अंदर, यमन के अंदर, उसके बाद सीरिया में, इजिप्ट में, अल्जीरिया में, तुनीशिया में तो हुआ था। शासन के अंदर सुधार आया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चालू हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द अरब स्प्रिंग एंड आई होप आप सभी लोगों ने हमारी NCERT की सीरीज जो क्लास 12 के लिए है, वर्ल्ड वाली बुक और इंडिया वाली बुक, उसको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर सारी सीरीज वॉच आउट करिएगा। आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में मिलेगी। ये एक्स्ट्रा टॉपिक था विच इज आई नो दैट बच्चों को नहीं पता है, इतना डिटेल में कहीं अवेलेबल भी नहीं है, बट ठीक है आपको मिल गया तो आप इसे पढ़िए। आप चाहते हैं इसका PDF फाइल तो आप ई पाठशाला चैनल EP फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पे जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर द वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर। जय हिंद, जय भारत।